नमस्कार साथियों, एक बार पुनः जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है, आरपीएससी के द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम को लेकर हमने एक एमसीक्यू सीरीज शुरू की है और इससे पहले हमने कई जो चैप्टर है उन चैप्टर को देखा, समझा, उससे संबंधित जो एमसीक्यू है उनको हमने सॉल्व किए थे। तो हमने ये देखा कि 1945 से आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत होती है और जो व्यवहारवादी क्रांति हुई, उस व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान को नवीन क्षेत्र प्रदान किए, कुछ नवीन संकल्पनाएं प्रदान की, कुछ नवीन शब्दावली प्रदान की और इसी नवीनता के संदर्भ में हमने व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत और आमंड तथा पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत देखा और उसमें से जो एमसीक्यू थे, जो एग्जाम में आए हुए थे या आने वाले एग्जाम में जो संभावित सवाल है उनको हल किया हमने। तो आज इसी कड़ी में हम हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो लेंगे, राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक संस्कृति। तो ये जो संकल्पनाएं हैं, राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति, ये आधुनिक राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो उसके बारे में आज तक के जितने भी जो सवाल है या जो संभावित है आने वाले जो भी परीक्षा है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या स्कूल लेक्चरर की, उसमें जो सवाल आने की संभावना रखते हैं उनसे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट है उसमें से कुछ एमसीक्यू है वो अपन आज सॉल्व करेंगे। तो हम पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल हल करने से पहले हम ये देखें कि राजनीतिक विकास संकल्पना है क्या। राजनीतिक विकास उस प्रक्रिया को कहा जाता है या उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें विकासशील समाज एक विकसित समाज की विशेषताओं की ओर ग्रहण करने की ओर अग्रसर होता है। या कोई एक परंपरागत समाज है या कोई पिछड़ा हुआ समाज है, जब उस समाज के द्वारा विकसित समाज की विशेषताएं अर्जित की जाती है, जो विकसित समाज की जो विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं हैं उनको स्वीकार किया जाता है और ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को राजनीतिक विकास कहा जाता है। और ये अक्सर ये देखा गया है कि जो उदार लोकतंत्रीय व्यवस्था है, उदार लोकतंत्रीय व्यवस्था है, विशेषतया हम ये कह सकते हैं कि आंग्ल अमेरिकी व्यवस्थाएं, आंग्ल अमेरिकी व्यवस्थाएं जो विकसित समाज के प्रतिरूप को प्रतिबिंबित करती है, इन्हीं समाज की व्यवस्थाओं को परंपरागत समाजों के द्वारा या विशेषतया जो तृतीय विश्व के दो देश है जो अभी विकासशील की प्रक्रिया में, उन देशों के द्वारा इन विशेषताओं को अर्जित करने का प्रयास किया जाता है। अब कौन कौन सी विशेषताएं ऐसी हो सकती है, जैसे हम देखते हैं कि राजनीतिक सहभागिता का जो स्तर है वो विकसित समाजों में ज्यादा है, आर्थिक संपन्नता की स्थिति है, संसाधनों का जो आवंटन है या जो मूल्यों का जो आवंटन है वो राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा प्रभावी रूप से किया जाता है। तो ये जो सारी विशेषताएं हैं, ये जो विकसित समाज की विशेषताएं हैं, इनको अर्जित करने का जो प्रयास है वो परंपरागत समाजों के द्वारा किया जाता है। विकसित समाजों में राजनीतिक समानता का उच्च स्तर पाया जाता है। जो सभी नागरिक है, उन सभी नागरिकों की जो भूमिका है वो भूमिका बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा स्वीकार की जाती है। सभी लोग एक केंद्रीय सत्ता में भाग लेते हैं या केंद्रीय सत्ता की जो पहुंच है वो पूरी राजनीतिक व्यवस्था
के अंतर्गत होती है। राजनीतिक व्यवस्था के जो प्रत्येक क्षेत्र है उस प्रत्येक क्षेत्र में केंद्रीय सत्ता की पहुंच होती है। तो कुल मिलाकर सामान्य शब्दों में हम ये कहें कि जब विकासशील समाज विकसित समाज की विशेषताओं को अर्जित करने के पथ पर अग्रसित होता है तो वो जो सारी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया राजनीतिक विकास कहलाती है। अब राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक संस्कृति की जो संकल्पना है वो आपस में जुड़ी हुई संकल्पना है। तो हम यहां देखेंगे कि किस विचारक ने राजनीतिक विकास को कैसे परिभाषित करने का प्रयास किया है, कौन कौन सी विकास की अवस्थाएं बताई है, उनका जो अनुक्रमणीय स्तर है वो किस प्रकार से उनके द्वारा बताया गया है, इससे संबंधित है वो हम कुछ एमसीक्यू है वो यहां पर सॉल्व करेंगे। तो पहला जैसे सवाल है कि लुसियन पाई राजनीतिक विकास संबंधी पूर्व प्रचलित विचारों को मानता है। लुसियन पाई का जो राजनीतिक विकास के बारे में जो अध्ययन था उस अध्ययन से पहले राजनीतिक विकास को लेकर अलग अलग धारणाएं थी, अलग अलग अर्थ था। किसी ने यह कहा कि राजनीतिक विकास एक आर्थिक विकास के पूर्व की राजनीतिक अपेक्षाओं की शर्त के रूप में है। किसने कहा कि यह लोकतंत्रीय प्रक्रिया के विकास के रूप में है। किसी ने कहा कि यह सत्ता की सहभागिता के स्तर के रूप में है। किसी ने यह कहा कि यह औद्योगिकीकृत विशिष्ट समाजों के एक प्रतिमान के रूप में। तो अलग अलग विचारकों ने राजनीतिक विकास के इस अर्थ को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। तो अब सवाल ये पूछ रहा है कि लुसियन पाई ने जो ये पहले के जो सारे विचार प्रचलित थे उनकी व्याख्या किस प्रकार से की है, उनको किस रूप में देखा है। तो लुसियन पाई ये कहता है कि ये विकास का समष्टि लक्षण तो नहीं है। जो पहले के जो विचार थे या वो उसको अंतराल या खाई परिकल्पना के नाम से भी संबोधित नहीं करता है। विकास फंद, तो विकास फंद की जो अवधारणा है वो हमने ये देखा कि ये रिक्स से जुड़ी हुई अवधारणा है। तो ये भी जो इसका ऑप्शन विकल्प है वो सही नहीं होगा। तो पूर्व में जो प्रचलित जितने भी विचार थे उन विचारों को लुसियन पाई अर्थ संबंधी भ्रम कहकर संबोधित करता है कि ये सभी जो विचार है ये विचार राजनीतिक विकास की सही परिभाषा या सही स्थिति को स्पष्ट नहीं करते हैं। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है बी, अर्थ संबंधी भ्रम। क्योंकि अर्थ को लेकर जो भ्रम है वो कई अर्थों में अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग अर्थ में देखा है। तो एक तरह से अर्थ संबंधी भ्रम की स्थिति है वो विद्यमान है। इसलिए लुसियन पाई पूर्व के जितने भी विचार थे उन विचारों को कहता है कि ये सारे के सारे विचार एक भ्रमित स्थिति को स्पष्ट करते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म आमंड द्वारा बताई गई राजनीतिक विकास की विशेषताओं एवं राजनीतिक व्यवस्था के कार्य संचालन के पहलू के संदर्भ में सही है। कि आमंड ने कौन कौन सी विशेषताएं राजनीतिक विकास को लेकर बताई है। तो आमंड पहली विशेषता बताता है भूमिकाओं का विभिन्नीकरण। इससे पहले हमने एक सिद्धांत देखा था आमंड का, वो था संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम या सिद्धांत। उसमें आमंड ये कहता है, क्योंकि आमंड के बारे में पहले हमने ये पढ़ा था कि आमंड है वो प्रकार्यवादी विचारक है। वो संरचनाओं की बजाय ज्यादा जोर देता है संरचनाओं के द्वारा किए जाने वाले प्रकार्यों पर, कि कौन सी संरचना राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार का प्रकार्य संपादित करती है। तो वो प्रकार्य महत्वपूर्ण है। तो आमंड एक प्रकार्यवादी विचारक है। तो वो पहली जो विशेषता बताता है वो कहता है भूमिकाओं का विभिन्नीकरण, कि राजनीतिक संरचनाओं के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य समाज में जनता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि रूपांतरण क्षमता, अर्थात व्यवस्था से जो मांगे राजनीतिक व्यवस्था से, राजनीतिक पर्यावरण से जो मांगे व्यवस्था के सामने आती है
तो विभिन्न प्रकार की जो भूमिकाएं थी, जो संरचनाएं थी, विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में थी, उन्होंने उन मांगों का किस प्रकार से सामना किया और किस प्रकार से उसका समाधान किया। दूसरी विशेषता आमंड बताता है उपव्यवस्था की स्वायत्तता। उपव्यवस्था की स्वायत्तता विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं की उपव्यवस्था से लिया जाता है। उसमें राजनीतिक दल है, दबाव समूह है, हित समूह है, या हम ये कहें कि जो निर्गत के स्तर पर जो उपव्यवस्था स्वायत्तता है उसमें कार्यपालिका आ जाती है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है। तो इनकी क्या भूमिका है, इनके क्या कार्य है? इनके द्वारा समाज में या व्यवस्था के अंतर्गत जनता के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास है, वो कैसे किया जाता है? राजनीतिक एकीकरण का कार्य कैसा किया जाता है? तो वो निर्भर करता है व्यवस्था के सामर्थ्य पर। तो ये दूसरी विशेषता थी। तीसरा है निरपेक्षीकरण, व्यवस्था अनुरक्षण एवं अनुकूलन का कार्य। निरपेक्षीकरण का अर्थ है कि जो राजनीतिक व्यवस्था के नागरिक है उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना उन्हें राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होने की छूट प्रदान करना, वो राजनीतिक सहभागिता के रूप में राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अपनी किसी भी प्रकार की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। तो आमंड की ये जो तीनों विशेषताएं हैं, ये तीनों इसके सही स्वरूप को अभिव्यक्त करती है। भूमिकाओं का विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था की स्वायत्तता और निरपेक्षीकरण। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्न में से किस देश की राजनीतिक व्यवस्था को ऑर्गेन्स की राजनीतिक विकास के चारों स्तर पर पूरा करने वाला देश मानता है? ऑर्गेन्स की ने राजनीतिक विकास के 4 स्तर बताए हैं। वो कौन कौन से स्तर है हम देखते हैं। ऑर्गेन्स की ये कहता है कि राजनीतिक विकास के जो 4 स्तर है, उस 4 स्तर में पहला आता है राष्ट्रीय एकीकरण का, राजनीतिक एकीकरण का स्तर। राजनीतिक एकीकरण का स्तर है, इसका अर्थ है कि एक राजनीतिक व्यवस्था में जनता के ऊपर या जनता पर सरकार के द्वारा, उस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किस प्रकार से प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाता है। नियंत्रण का अर्थ होता है कि राज्य की उस व्यवस्था में शांति स्थापित करने की किस प्रकार की भूमिका है। तो अगर पहला जो स्तर है उसमें अगर राज्य अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करता है शांति और व्यवस्था स्थापित करने में, तो ऑर्गेन्स की यह कहता है कि वो राजनीतिक विकास का पहला स्तर है। दूसरा ऑर्गेन्स की यह कहता है कि औद्योगिकीकरण का स्तर है, अर्थात इस स्तर पर उस राजनीतिक व्यवस्था में आर्थिक या औद्योगिक विकास की अवस्था होती है, औद्योगिकीकरण का दौर आता है और उससे आर्थिक विकास होता है। तीसरी जो अवस्था है विकास की, उसके बारे में ऑर्गेन्स की यह कहता है कि तीसरी जो अवस्था है वो है लोक कल्याण की अवस्था, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में सरकार के द्वारा, सत्ता के द्वारा या शासन के द्वारा लोक कल्याण के कार्य किए जाते हैं, लोगों की भलाई का काम किया जाता है। जैसे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, यहां पर जितने भी जनता के कल्याण से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के समाधान का कार्य किया जाता है। और चौथी जो अवस्था ऑर्गेन्स की बताता है वो है प्रचुरता की अवस्था, अर्थात प्रचुरता की अवस्था में उस राजनीतिक व्यवस्था के जो सभी नागरिक है वो सभी नागरिक आर्थिक स्तर के एक सक्षम दर्जे को प्राप्त कर चुके हैं और उनको राजनीतिक व्यवस्था में जितनी सहभागिता मिलनी चाहिए थी उनको उतनी सहभागिता भी मिल जाती है। अर्थात ये प्रचुरता की अवस्था है, एक समृद्धि की अवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का जो राजनीतिक है
जो आर्थिक एक विकास है वो सुनिश्चित होता है। तो ये 4 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं वो ऑर्गेन्स्की के द्वारा बताई गई है। साथ ही ऑर्गेन्स्की ये कहता है कि ये जो अवस्थाएं हम देख रहे हैं, इस अवस्थाओं को पूरा करने वाला केवल एक देश है और जिसे हम दुनिया की सुपर पावर भी कहते हैं, और वो है अमेरिका। अमेरिका ने ये चारों स्तर, राजनीतिक एकीकरण का स्तर, वहां के समाज पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण है, समाज ही नहीं बल्कि अमेरिका का पूरे विश्व पर अपना एक प्रभाव है। आज हम अगर इजराइल के घटनाक्रम को देखें, ईरान के साथ जो अभी तनाव है या युद्ध की स्थिति है, उसमें अमेरिका की प्रभावी भूमिका थी। तो अमेरिका केवल अपनी राजनीतिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, अमेरिका के द्वारा जो अपना प्रभाव है या जो अपनी हिगेमनी है वो पूरे वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो ऑर्गेन्स्की के अनुसार जो यहां पर देश है वो है यूएसए, जिसने इन चारों स्तरों को पूरा किया है। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से किसे राजनीतिक विकास का साधन नहीं माना जाता है? तो बाकी सीधा सा सवाल है कि एक राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने वाली जो पॉलिटिकल लीडर है, वो लीडर राजनीतिक विकास का एक साधन हो सकते हैं। राजनीतिक दलों की अपनी भूमिका है, क्योंकि राजनीतिक दलों के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है, और अगर विपक्षी दल है तो वो विपक्षी दल सरकार के मध्य और जनता के मध्य एक कड़ी के रूप में काम भी करता है, सरकार के ऊपर दबाव डालने का कार्य भी करता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि अगर किसी देश में लोकतंत्र किस अवस्था में अगर हमें ये देखना है तो हमें ये देखना होगा कि वहां पर विपक्ष किस स्थिति में है। तो राजनीतिक दलों की भी राजनीतिक विकास में भूमिका है। तीसरा जो विकल्प है वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में, नौकरशाही की भी अपनी भूमिका है, क्योंकि आज प्रदत्त व्यवस्थापन का युग है और प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत जो सरकार के कई कार्य है, कई प्रकार के जो निर्णय है, व्यवहारिक रूप से उसमें नौकरशाही की भूमिका भी होती है। तो ये तीनों जो विकल्प हमने देखे हैं ये राजनीतिक विकास के साधन के रूप में सामने आते हैं, और इनके द्वारा राजनीतिक सहभागिता में क्षमता या जो विभिन्नीकरण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में इनकी भी अपनी एक भूमिका है। तो चौथा जो ऑप्शन है विद्यालय है, वो इसमें राजनीतिक विकास में एक कारगर साधन के रूप में अपन उसको नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से राजनीतिक विकास के संबंध में सुमेलित नहीं है। देखो, मैंने क्लास अपनी ये जो लेक्चर शुरू हुआ उसमें मैंने पहले ये कहा था कि राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया है, उसमें विकासशील जो परंपरागत समाज है वो विकसित समाज की विशेषताओं को अर्जित करता है, और उनके सामने एक आदर्श होता है जो विकसित समाज है, उसकी विशेषताओं को ग्रहण करने के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। तो और राजनीतिक जो विकास दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण में अनेक विद्वानों ने विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। उसमें जो विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संरचनाएं थी, चाहे वो राजनीतिक दल हो, वहां की व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, उनका उन्होंने अध्ययन किया कि उन संरचनाओं की क्या भूमिका रही है। सरकार के निर्माण में, सरकार के गठन में धर्म की क्या भूमिका है, लोकतंत्र की रक्षा के संदर्भ में सेना की क्या भूमिका रही है। तो उन सब का उन्होंने वहां पर अध्ययन किया है। तो किस विद्वान ने किस राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया है उसके बारे में पूछा गया है। तो अफ्रीकी जो देश है नाइजीरिया, उसका अध्ययन किया गया है जेम्स कोलमैन के द्वारा। यह विकल्प सही है। अफ्रीकी देश है घाना। घाना के आपने अगर पहले पढ़ा हो तो डॉक्टर कोफी अन्नान थे जो यूएनओ के महासचिव रहे हुए, जिनकी राजधानी अक्रा है, और हाल ही में प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी घाना की यात्रा पर गए थे, और उनको वहां पर सर्वोच्च उनका जो नागरिक सम्मान है उस नागरिक सम्मान से उनको सम्मानित भी किया गया था। तीसरा हमारा जो विकल्प है वो है लुसियन पाई का। तो ये विकल्प आंसर के रूप में सही है, लेकिन लुसियन पाई ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन नहीं किया।
लुशियन पाई ने अध्ययन किया था म्यांमार की राजनीतिक व्यवस्था का। म्यांमार की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया था लुशियन पाई के द्वारा। और चौथा जो विकल्प है वो ये कहता है कि लियोनार्ड बाइंडर ने पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया था, तो सही है। इसलिए जो तीसरा जो विकल्प है वो है भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया गया है मायरन वीनर के द्वारा। मायरन वीनर ने किया है। तो ठीक उसी प्रकार से एक विद्वान हुए हैं हर्बर्ट फीथ, जिन्होंने इंडोनेशिया की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया है। एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है रिंगिस। रिंगिस ने श्रीलंका की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया है। तो ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया है। उस अध्ययन के बाद राजनीतिक विकास के रूप में उन्होंने उन राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। जैसे हम ये देखते हैं कि अभी हमारे जो पड़ोस में देश है बांग्लादेश, वहां पर किस प्रकार से एक चुनी हुई सरकार को निर्वासित होना पड़ा, उसके पीछे क्या कारण था, उसके पीछे कौन से तत्व जिम्मेदार थे, या वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था लंबे समय तक क्यों नहीं टिक पाई है। या हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, वहां कुछ समय के लिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार सत्ता संभालती है, तो उस और कुछ समय बाद वहां पर चुनी हुई सरकार को सैन्य ताकतों के द्वारा कमजोर किया जाता है। या अगर सरकार काम भी कर रही है तो उस सरकार के काम पर सैन्य तत्व के द्वारा उस सरकार की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया जाता है। हमेशा सैन्य सत्ता है जो राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिभाषा की राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण। राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बिठाने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसने दी? अब आप इसकी परिभाषा देखो, परिभाषा क्या कहती है? संस्कृति का विसरण, कि संस्कृति का फैलाव हो रहा है। जीवन के पुराने प्रतिमानों को, जो हमारा परंपरागत ढांचा था, जो हमारा समाज परंपरागत समाज था, उस परंपरागत समाज को नई मांगों के अनुकूल कैसे बनाना है। हमारी राजनीतिक जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था को जो परंपरागत समाज बदल रहा है उसके अनुरूप हमें राजनीतिक व्यवस्था को कैसे बदलना है, ताकि बदलती हुई जो मांग है उन मांग का समाधान उस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किया जा सके, या उन मांगों के साथ सामंजस्य बिठाना। अगर कोई राजनीतिक व्यवस्था पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल नहीं बना सकती है, या उनके साथ में अगर सामंजस्य नहीं बैठाती है, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा अव्यवस्था तथा अराजकता, जिसको एक विचारक हंटिंगटन है, वो कहते हैं कि ये राजनीतिक विकास की विपरीत विकास की स्थिति है, जिसको वो राजनीतिक हास के नाम से संबोधित करता है। भाई, राजनीतिक विकास की जो विशेषता है वो विशेषता है व्यवस्था तथा स्थिरता, और इसका विलोम होगा अव्यवस्था तथा अराजकता या अस्थिरता। तो ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा दी गई है लुशियन पाई के द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है लुशियन पाई की इस परिभाषा को, क्योंकि लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास को लेकर काफी है वो महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक विकास के संबंध में सही नहीं है। राजनीतिक विकास की क्या उपयोगिता है? राजनीतिक विकास का तुलनात्मक राजनीति में क्या महत्व है? इसके बारे में ये जो कथन है वो राजनीतिक विकास की जो भूमिका है उस भूमिका को स्पष्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला जो कथन है वो ये है, पहला स्टेटमेंट है कि इस दृष्टिकोण से राजनीतिक व्यवस्थाओं का विवेचन
तुलना, स्पष्टीकरण और उनके बारे में भविष्यवाणी करना आसान है। तो आप देखिए इतने सारे जो विद्वान थे जिन्होंने अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और उस राजनीतिक व्यवस्था में जो विशेष प्रकार की जो संरचनाएं थी और उन संरचनाओं के द्वारा किस प्रकार के कार्यों का संपादन किया गया उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन व्यवस्थाओं को लेकर अपने निष्कर्ष दिए। तो पहला स्टेटमेंट यह कहता है कि व्यवस्थाओं का विवेचन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राजनीतिक विकास के दृष्टिकोण से आपस में तुलना कर सकते हैं कि एक संरचना एक राजनीतिक व्यवस्था में, मान लीजिए हम अगर अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था को देखें, वहां राजनीतिक दल किस प्रकार के हैं, उनकी क्या भूमिका है, दबाव समूह कैसे हैं, या हम अगर हम भारत की बात करें, हमारे यहाँ राजनीतिक जो दलीय व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार के दबाव समूह है, या हम हमारे पड़ोस में अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी राजनीतिक व्यवस्थाओं को अगर देखें तो वहां पर यह संरचनाएं कैसी है, या अफ्रीकी महाद्वीप के देश है अगर वहां पर हम देखें कि वहां की राजनीतिक संरचनाएं कैसी है, तो हम उनकी तुलना कर सकते हैं, उनकी संरचनाओं के कार्यों को स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट यह कि भविष्य के खतरों के बारे में भी जाना जा सकता है। अगर हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि उस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो संरचना विशेष है वो हो सकता है आने वाले किस संकट का सामना करेगी, उसके लिए किस प्रकार का खतरा होगा, इस प्रकार का विवेचन भी राजनीतिक विकास के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये जो हमने चीजें पढ़ी है कि विवेचन करना, तुलना करना, स्पष्टीकरण करना, उनके खतरों के बारे में, उसकी क्षमता और सामर्थ्य के बारे में पता लगाना, तो इन सब चीजों से हमें एक फायदा होता है और वो फायदा ये होता है कि हमें इन व्यवस्थाओं के सामान्यीकरण करने में सहायता मिलती है। हम ये कह सकते हैं कि इस संरचना के द्वारा अगर इस प्रकार का कार्य किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में किया जाता है तो उस स्थिति में उसका क्या परिणाम होगा, और ऐसा परिणाम केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, एक से अधिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में भी कहा जा सकता है। तो हम एक ऐसा सिद्धांत दे सकते हैं, वो सिद्धांत सामान्यीकरण के रूप में सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं पर लागू होता है। तो राजनीतिक विकास के बारे में ये जो सारे कथन हमने देखे हैं, जो विकल्प ए, बी और सी में है, ये तीनों विकल्प सही है। लेकिन जो चौथा विकल्प है वो ये कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों के बारे में इससे कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये गलत है, क्योंकि राजनीतिक विकास के माध्यम से हम संरचनाओं का जो अध्ययन करते हैं, उन संरचनाओं के अध्ययन के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था आने वाले समय में किस प्रकार के खतरे का सामना कर सकती है, या उस राजनीतिक व्यवस्था का भविष्य कैसा होगा, या उन संरचनाओं के में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे, चाहे वो परिवर्तन वृहत स्तर पर हो या वो परिवर्तन सूक्ष्म स्तर पर हो, उनकी सारी की सारी जानकारी हमें वो मिल जाती है। तो इसका जो विकल्प डी है, जो ऑप्शन डी है, वो सही नहीं है। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है, तो जो तीनों कथन है वो सही है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किसने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए हैं, समानता, समता और विभेदीकरण। डेविड एप्टर ने इन तीनों विशेषताओं को नहीं बताया है, कोलबेन की भी ये विशेषताएं नहीं है, आमंड की भी ये विशेषता नहीं है। ये तीनों विशेषताएं सर्वप्रथम लुसियन पाई के द्वारा स्पष्ट की गई है। लुसियन पाई ये कहता है कि राजनीतिक विकास के 3 लक्षण हैं। पहला है समता। समता हम उस स्थिति को कह सकते हैं जिसमें राजनीतिक व्यवस्था में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं, उनकी समान भूमिकाएं होती है, वो बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि सत्ता के द्वारा उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। दूसरी जो विशेषता है वो राजनीतिक व्यवस्था की समता से संबंधित है।
कि राजनीतिक व्यवस्था आने वाली मांगों के संदर्भ में किस प्रकार का व्यवहार करती है। अगर उसमें इस बात की क्षमता या सामर्थ्य है कि वो कुछ मांगों को ठुकरा सके या जनता के ऊपर अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सके या जनता की मांगों को विनियमित कर सकें, तो हम कह सकते हैं कि उस राजनीतिक व्यवस्था के लिए ये राजनीतिक विकास की जो दूसरी विशेषता है उस राजनीतिक व्यवस्था में हमें देखने को मिलती है कि वो राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से अपने आप में सामर्थ्यवान है, उसमें कैपेबिलिटी है। तीसरा है विभेदीकरण, कि अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार की संरचनाएं होती है, उनकी भूमिका अलग अलग है, प्रत्येक संरचना का प्रकार अलग अलग है। हालांकि हो सकता है कोई एक संरचना दूसरी संरचना का भी कार्य करती हो, ऐसा नहीं है कि केवल संरचना के द्वारा अपना ही कार्य किया जाता है। कोई भी संरचना अपना कार्य तो करती है, लेकिन साथ में उस संरचना के द्वारा दूसरी संरचनाओं के कार्य भी है वो किए जा सकते हैं। तो इसलिए लुसियन पाई ने ये तीनों विशेषताएं हैं वो राजनीतिक विकास के संदर्भ में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास के बारे में किसने ये कहा कि राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था नए प्रकार के लक्ष्यों का निरंतर सफल रूप से प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है। यानी कि एक राजनीतिक व्यवस्था ऐसी होगी जिसमें अपने जो भी नए लक्ष्य है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र के हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र के हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र के हो, उस राजनीतिक व्यवस्था में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो अपने आप को उन नवीन लक्ष्यों के प्रति ढालते हुए उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। तब तो है वो राजनीतिक विकास की स्थिति, अन्यथा हम उसे राजनीतिक विकास की स्थिति नहीं कह सकते हैं। क्योंकि व्यवस्था यदि नए प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने में या उन लक्ष्यों के अनुरूप अपने को अगर ढालने में सक्षम होती है तो वहां पर व्यवस्था की स्थिति होगी, नहीं तो वहां पर क्या होगा, अराजकता की स्थिति होगी, अव्यवस्था की स्थिति होगी, अस्थिरता की स्थिति होगी। तो ये जो परिभाषा है ये परिभाषा दी गई है एल्फ्रेड डायमंड के द्वारा। जो बी विकल्प है, आमन ने या कॉलमैन या लुसियन पाई ने परिभाषा नहीं दी है। एल्फ्रेड डायमंड कहता है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था का हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि वो अपने लक्ष्यों का निर्धारित करे और उन लक्ष्यों के अनुरूप उनको ढाले, या जो मांगे आ रही है उन मांगों के साथ अपना सामंजस्य बैठाए, उन मांगों को पूरी करे। अगला हमारा सवाल है कि राजनीतिक विकास के संदर्भ में लैटिन अमेरिकी देशों की राजनीतिक संरचनाओं का अध्ययन किसने किया है। जैसे हमने शुरू में ये देखा था कि राजनीतिक विकास का ये जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण विशेषतया जो विकासशील देशों की जो राजनीतिक संरचना है उनके लिए है। वहां पर राजनीतिक संरचनाएं किस स्थिति में है, किस भूमिका में है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग विद्वानों के द्वारा उन राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया। तो हमने पहले कुछ विद्वान देखे थे, जैसे डेविड एप्टर है, लुसियन पाई है, मायरन वीनर है, लियोनार्ड बाइंडर है, हर्बर्ट फीथ है, रिंगिस है। तो इन्होंने एशिया के देशों का या अफ्रीका के देशों का अध्ययन किया। इसमें जैसे रिंगिस है, रिंगिस ने श्रीलंका का किया है, डेकवेट रुस्टो ने टर्की और जापान के संदर्भ में अध्ययन किया है। और तीसरा जो हमारा ये विकल्प है, जॉर्ज ब्लैकस्टीन है, वो लैटिन अमेरिकी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। लैटिन अमेरिकी देश अगर हम देखें तो ब्राजील है, ग्वाटेमाला है, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ये सारे के सारे लैटिन अमेरिकी देश है। वहां पर किस प्रकार की राजनीतिक संरचना है, कौन कौन सी राजनीतिक संरचनाओं के द्वारा कैसे कार्य किया जाता है, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, उसके बारे में जो अध्ययन है वो जॉर्ज ब्लैकस्टीन के द्वारा किया गया है।
अगला जो हमारा सवाल है वो बुक्स को लेकर है कि राजनीतिक विकास को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो बुक्स है उसका संपादन किया है। हो सकता है दो तीन जो लेखक या विद्वान है उन्होंने साथ में मिलकर कुछ पुस्तकों का संपादन किया है और कुछ ने केवल अकेले किताब लिखी है, पुस्तक लिखी है। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम चैप्टर देखें उसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे जुड़ी हुई सर्वाधिक पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों का जो शीर्षक है वो लगभग मिलता जुलता है और जो लिखने वाले हैं वो भी एक किताब में नहीं होकर दूसरे के साथ में। तो अच्छा ये होगा कि आप सभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल कल्चर से संबंधित जितनी भी बुक्स है आप उन बुक्स को एक जगह लिखकर आप उनको रट लें। अन्यथा एग्जाम के समय क्या होता है कि ये सारी जो बुक्स है और उन बुक्स को लिखने वाले जो विद्वान है वो आपस में एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करते हैं। हो सकता है अगर कोई एक आध सवाल आता है तो उस ऐसी स्थिति में अगर हम सावधानी पूर्वक इनको अगर हम नहीं याद करके जाएंगे तो हमारा जो सवाल है वो वहां पर गलत होने की संभावना रहती है। इसलिए इनको आप एक बार जरूर रटें और बिना देखे जो किताबें हैं इनकी 25-30 किताब है वो सारी की सारी उसको लिस्ट बनाकर आप याद कर लें। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, आमंड तथा पावेल के राजनीतिक विकास के लक्षण में शामिल है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि लुसियन पाई राजनीतिक विकास में 3 विशेषताओं को मानता है, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। उन्हीं विशेषताओं को आमंड ने वो अलग तरीके से लिखा है, संरचनात्मक विभेदीकरण। क्यों मैंने पहले कहा था आमंड एक प्रकार्यवादी विचारक है, वो संरचना की बजाय प्रकार्यों पर जोर देता है। संरचना को वो महत्वपूर्ण मानता है लेकिन संरचना से ज्यादा महत्वपूर्ण वो मानता है उस संरचना के द्वारा किया जाने वाला कार्य। तो कौन कौन सी संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं के द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जाता है उसको पहला लक्षण मानता है आमंड तथा पावेल। दूसरा वो कहता है संस्कृति का धर्मनिरपेक्षीकरण या तर्कोन्मुखीकरण, अर्थात नागरिकों को इस बात का ज्ञान होता है कि वो बिना किसी भेदभाव के जो राजनीतिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के साथ जुड़ते हैं, राजनीति में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। जाति, धर्म या क्षेत्र के बंधनों से मुक्त होकर जो केंद्रीय सत्ता है उस केंद्रीय सत्ता में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और तीसरी जो विशेषता है वो है राजनीतिक प्रणाली की कार्य क्षमताओं का विस्तार। उसकी जो कैपेसिटी है मांगों का सामना करने की, कि किस प्रकार से जो राजनीतिक व्यवस्था के सामने मांगे हैं उस मांगों के अनुरूप व्यवस्था को कैसे डालना है। अगर राजनीतिक व्यवस्था में इस बात की सामर्थ्य है कि वो आने वाली जो मांग है उस मांग के अनुरूप अपनी व्यवस्था में परिवर्तन कर लेती है, जो लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं अगर उनके अनुरूप लक्ष्यों को हासिल कर लिया जाता है तो वहां पर व्यवस्था और स्थिरता की अवस्था होती है। और अगर उन राजनीतिक संरचनाओं के द्वारा जो उस व्यवस्था में सक्रिय है उनके द्वारा उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाता है तो वहां पर अराजकता या अस्थिरता की स्थिति है वो पैदा होती है। तो आमंड तथा पावेल के जो राजनीतिक विकास के संबंध में जो लक्षण है उसमें तीनों शामिल है, संरचनात्मक विभेदीकरण, संस्कृति का धर्मनिरपेक्षीकरण या तर्कोन्मुखीकरण और राजनीतिक प्रणाली की कार्य क्षमताओं का विस्तार। नेक्स्ट आता है सवाल कि आमंड तथा पावेल ने राजनीतिक विकास के अंतर्गत राजनीतिक प्रणाली की कार्य क्षमताओं के विस्तार की व्याख्या करते हुए कितने प्रकार की कार्य क्षमताओं का वर्णन किया है। तो इसमें 4 क्षमता के बारे में चर्चा की गई है। पहली है विनियमन क्षमता, दूसरी है दोहन क्षमता,
तीसरी है वितरण क्षमता और चौथी है प्रत्युत्तर क्षमता। अब आमंड तथा पावेल ने कार्य क्षमताओं के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी बताया है। वो ये कहता है कि अगर कोई सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा इन दोनों विनियमन क्षमता और दोहन क्षमता, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। विनियमन का अर्थ है, मान लीजिए अगर कोई सर्वाधिकारवादी व्यवस्था है तो वो व्यवस्था नागरिकों के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करेगी कि किस प्रकार से जनता के ऊपर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए ताकि जनता व्यवस्था के सामने किसी भी प्रकार के सवाल खड़े नहीं कर सके, या उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हुए उनकी जो क्षमता है उनका आप दोहन कैसे कर सकते हैं। आप जितना अधिक से अधिक दोहन करेंगे उतना अधिक से अधिक उस राजनीतिक व्यवस्था को लाभ प्राप्त होगा। तीसरी है वितरण क्षमता। वितरण क्षमता ऑमंड ये कहता है कि ये जो विशेषता है, ये विशेषता है साम्यवादी देशों की। साम्यवादी देशों की विशेषता है, क्योंकि साम्यवादी देश है वो संसाधनों का आवश्यकता के अनुसार आवंटन में विश्वास करते हैं। मूल्यों का, संसाधनों का आवंटन में जो अधिक विश्वास होता है वो होता है साम्यवादी देशों का। तो वितरण क्षमता की भी बात है, वो कार्य क्षमता के रूप में आमंड तथा पावेल के द्वारा की गई है। और चौथी जो क्षमता है वो है प्रत्युत्तर। और ये जो विशेषता है, ये विशेषता है लोकतांत्रिक सरकार या लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों की। और हम ये देखते हैं कि प्रत्युत्तर जो क्षमता है वो क्षमता सबसे अधिक जो उदार लोकतंत्रीय देश है वहां पर देखने को मिलती है। क्यों? हमने पहले एक सवाल देखा था कि ऑर्गेन्स की ये कहता है कि केवल एक ऐसा देश है अमेरिका जिसने जो राजनीतिक विकास की जो चारों स्तर है उन चारों स्तर को प्राप्त कर लिया है। तो जो देश जितना ज्यादा लोकतांत्रिक होगा उसकी प्रत्युत्तर क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इसलिए ये चारों जो विकल्प है, विनियमन क्षमता, नागरिकों के व्यवहार को नियंत्रित करना, दोहन क्षमता जैसे नागरिकों से करों की वसूली करना या नागरिकों की क्षमताओं का दोहन करना, तीसरा है संसाधनों का आवंटन करने की क्षमता, और चौथा है कि जो जनमत है या व्यवस्था में जो मांग है उन मांगों का प्रत्युत्तर देना, वो जो क्षमता है। ये चारों क्षमताओं का जो कार्य क्षमताओं का वर्णन है वो आमंड तथा पावेल के द्वारा किया गया है। तो इसमें विकल्प 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। अब लुसियन पाई ने, हमने देखा कि म्यांमार की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया था। इसके साथ साथ उन्होंने जो अध्ययन किया वो इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था का भी अध्ययन किया था। और इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हुए लुसियन पाई 5 प्रकार के संकट की भी चर्चा करता है कि उन संकटों का राजनीतिक व्यवस्थाओं के द्वारा सामना किया जाता है। तो वो कहता है कि पहला जो संकट आता है वो आता है पहचान का संकट, कि एक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ जन समुदाय के द्वारा अपनी पहचान को लेकर जो राजनीतिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में सवाल खड़े किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुसंख्यक देश है लेकिन उस देश में जो अल्पसंख्यक है वो अपनी पहचान के लिए मुखर रहते हैं, तो वैसा जो संकट है उस संकट को पहचान का संकट कहा जाता है। दूसरा औचित्य का संकट, अर्थात उस राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्य किया जाता है उस कार्य की औचित्यता को, उस कार्य की वैधता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है या उस कार्य की वैधता को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसको लेकर भी संकट की स्थिति होती है। या कई बार क्या होता है कि
सहभागिता को लेकर कोई राजनीतिक व्यवस्था है, जब जनसंख्या का एक भाग निष्क्रिय रहता है लंबे समय तक, लेकिन एक समय बाद वो आवश्यकता से अधिक अगर सक्रिय होता है तो उस समय सहभागिता के संकट की स्थिति होती है। वितरण का संकट कि संसाधनों का, मूल्यों का आवंटन किस प्रकार से किया जाए, इसको लेकर जो संकट होता है उसको हम कहते हैं वितरण का संकट। और चौथा आता है अंतर्वेशन का संकट कि जो समाज है उस समाज के अंतर्गत जो आंतरिक विरोधाभास है उसको कैसे दूर किया जाए, उस संबंध में जो संकट है उसको अंतर्वेशन का संकट कहा जाता है। इसलिए लुशियन पाई ने इन पांचों संकट की चर्चा की है, पहचान का, सहभागिता का, वितरण का, या आंतरिक रूप से सामंजस्य बनाने का, या सहभागिता का। तो जो विकल्प डी है उसमें हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ये पांचों जो स्टेटमेंट है, ये पांचों या जो आंसर के रूप में जो हमारे ऑप्शन है वो पांचों ऑप्शन है इसमें सही है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि आमंड ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज में राजनीतिक विकास के परिचालन हेतु कितने आधारभूत तत्वों का उल्लेख किया है? कितने आधारभूत तत्वों का उल्लेख किया है? उसमें 4 प्रकार के जो तत्व है वो आमंड के द्वारा अपनी जो पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज उसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ऑर्गेन्स्की ने अपनी पुस्तक स्टेटेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट राजनीतिक विकास के स्तर में राजनीतिक विकास के कितने स्तरों को शामिल किया है? तो हमने पहले इसकी चर्चा की है सवाल की कि पहला राजनीतिक एकीकरण का स्तर है, जिसका अर्थ है कि एक राजनीतिक व्यवस्था में जनता के ऊपर किस प्रकार से प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। अगर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है, सरकार जनता की मांगों का प्रभावी तरीके से विनियमन करने में सफल होती है, तो वो वहां पर पहला स्तर पूरा होता है, राजनीतिक एकीकरण का स्तर। दूसरा वो कहता है कि औद्योगिक विकास की अवस्था होती है, इसमें उस राज्य की आर्थिक विकास की दर है वो तेज होती है, प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ती है, उद्योगों की स्थापना होती है। और तीसरा जो स्तर है वो राष्ट्रीय कल्याण का स्तर है, इसमें राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा लोगों के कल्याण हेतु कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। और चौथा है वो है प्रचुरता का स्तर, अर्थात वहां पर संसाधनों की जो भरपूर है वो उपलब्धता उस व्यवस्था के लोगों के सामने रहती है। ये एक खुशहाली की अवस्था है। और हमने पहले ये देखा था कि ऑर्गेन्स्की ने ये कहा कि ये चारों जो अवस्था है, जो स्तर है, उनको पूरा करने वाला केवल और केवल जो एक देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि राजनीतिक हास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? देखो, राजनीतिक विकास की जो अवस्था है उस विकास की अवस्था में 2 मुख्य विशेषता है। एक तो विकास में है व्यवस्था और दूसरा है स्थिरता। तो व्यवस्था और स्थिरता ये राजनीतिक विकास को इंगित करते हैं। जब व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाती है या फिर अराजकता की स्थिति होती है या अगर स्थिर विकास नहीं है, वहां पर अस्थिरता है, सरकार लंबे समय तक पदारूढ़ नहीं होती है, बार बार चुनाव होते हैं, सेना के द्वारा सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है, चुनी हुई सरकार को हटाया जाता है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो वहां अस्थिरता होगी। तो राजनीतिक विकास का सीधा सा विलोम है राजनीतिक हास। तो ये जो अवधारणा दी गई है, ये अवधारणा
हंटिंगटन के द्वारा दी गई है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस में, जैसे आपने देखा होगा, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में अभी कुछ समय पहले क्या हुआ, आवामी लीग की सरकार थी, शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, लेकिन वहां पर कुछ विद्यार्थी समूह ने आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद उस सरकार को वहां से निर्वासित होना पड़ा, और वो एक चुनी हुई सरकार थी। तो उससे वहां पर क्या हुआ, एक तरह से अराजकता की स्थिति हुई और जो शासन है वो अस्थिर हो गया। तो वो जो स्थिति है, उस स्थिति को अपन कह सकते हैं राजनीतिक हास की स्थिति है। क्यों? क्योंकि वहां पर अराजकता थी, अव्यवस्था थी, शासन की अस्थिरता थी, जिसको हंटिंगटन ये कहता है कि ये राजनीतिक विकास का विपरीत क्रम है, जिसमें विकास की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है और हास का जो क्रम है या जो हास का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो राजनीतिक हास की जो अवधारणा का जो प्रतिपादन है, वो प्रतिपादन हंटिंगटन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास की अनुक्रमिक अवस्थाओं में शामिल किया है, एक के बाद एक अवस्था की प्राप्ति करना, कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था विकास के पथ पर किस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो जो पहली व्यवस्था है वो है सत्ता की बुद्धि संगतता का स्तर, अर्थात परंपरागत सत्ता के जो स्रोत थे उनका निर्बल होना और स्थानीय सत्ता का निर्बल होना, उसके स्थान पर एक केंद्रीय सत्ता का प्रभावी होना। दूसरा जो अनुक्रम उन्होंने बताया है वो है राजनीतिक प्रक्रियाओं में विभेदीकरण, अर्थात अलग अलग संरचना के द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं, प्रक्रियाओं को लेकर अलग अलग संरचनाएं अस्तित्व में आती है। और तीसरा जो अवस्था का जो अनुक्रमिक स्तर है या अवस्था है वो है अभिवृद्ध राजनीतिक सहभागिता, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में नागरिकों की सहभागिता बढ़ती है, निर्णय प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता बढ़ती है, केंद्रीय सत्ता में लोगों का प्रवेश होता है। तो ये तीनों, हंटिंगटन ने इन तीनों स्तरों को शामिल किया है, सत्ता की बुद्धि संगतता का स्तर, राजनीतिक प्रक्रियाओं में विभेदीकरण और अभिवृद्ध सहभागिता। तो हमारा जो ये विकल्प डी है वो इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा ये सवाल है कि राजनीतिक विकास संकल्पना का निर्माण अमेरिका में सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, अमेरिका में एक प्रसिद्ध परिषद है और उसका काम है तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना, उस अध्ययन में शोध कार्य उसको बढ़ावा देना। तो उस समिति के द्वारा 1954 में एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और इस कमेटी के प्रयास के संदर्भ में ही आज जो हम पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा जो हमारा जो ये नया जो कॉन्सेप्ट है राजनीतिक विकास के रूप में, उसका अध्ययन को है वो सामने लाया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस कमेटी के उस समय अध्यक्ष थे गैब्रियल आमंड। अमेरिका के अंतर्गत ये जो सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल है, जो सामाजिक शोध अनुसंधान जो परिषद है, उसके द्वारा कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी ने ये ऐसा प्रयास किया था। और उस प्रयास का परिणाम ये है कि राजनीति विज्ञान की जो नवीन संकल्पनाएं थी वो आज हमारे सामने है। राजनीतिक विकास है, राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक आधुनिकीकरण है, राजनीतिक समाजीकरण है आदि। तो आज ये हमारे राजनीतिक विकास से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
पसंद आया होगा और प्रतियोगी जो परीक्षाओं की जो कुछ तारीखें हैं वो आरपीसी के द्वारा घोषित भी की जा चुकी है और कुछ की तारीखें आना बाकी है। आप सभी लोग जिस जान से लगे हुए हैं, आप अपने जो तैयारी का जो क्रम है उसको आप जारी रखिए, पूर्ण मनोयोग के साथ में तैयारी कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए। तो उस संदर्भ में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हिंदी में 2-4 लाइनें हैं कि हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। वो आग क्या है? वो आग है तप कर निकलने की, वो आग है सफलता प्राप्त करने की, वो आग है दृढ़ निश्चय की, वो आग है कुछ बड़ा करने की, वो आग है कि आप किसी भी प्रकार की बाधा सामने आए तो उन बाधाओं से विचलित नहीं होने की। तो आप सभी लोग अपने पथ पर पूर्ण निष्ठा के साथ, मनोयोग के साथ आगे बढ़िए, ऐसी मैं शुभकामनाएं वो अभिव्यक्त करता हूं। धन्यवाद।